I think both three are perfectly visible and audible. No issues out there. No issues from my side. ओके। Yeah. तो सर मैं सबसे पहले अनिल सर आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे कैसे रहा, आज के दिन कैसे गया, लाइक व्हाट आर द प्रिपरेशंस और कैसे रहते? देखो, आप इंडिपेंडेंस डे को हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, और उसका कारण ये है कि एक अधिकारी होने के साथ साथ मैं एक ऐसे परिवार से भी रहा हूं जिसका स्वतंत्रता संग्राम में काफी योगदान भी रहा है, और एक ऐसी फैमिली से हूं जहां पे अंग्रेजों ने 1942 में हमारे घर को जलाया था, और 9 दिन में वो घर जो है जल पाया था। और मैं समझता हूं कि घर के सारे लोग जो है 9 दिनों तक जो है बाहर रहे थे, और फिर जो है उन्होंने दूसरा आशियाना बनाना पड़ा था, तब जाकर के जो है उसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको उन्होंने झेला, जेल भी उन्होंने काटा था। उसके अलावा जहां पे पढ़ते थे विद्यालयों से निकाल दिए गए थे, और तरह तरह की यातनाएं जो है उन्हें झेलनी पड़ी थी। और हमें उन दिनों की बातें जब लोग जो है बताते थे, जब हमारे दादा वगैरह जो है जीवित थे, वो जब बताते थे, पिताजी जीवित थे, वो बताते थे कि कैसे स्ट्रगल हम लोग करते थे, तो तभी से हम लोगों ने जो है शायद होली, दशहरा, दीपावली से ज्यादा जो है इन त्योहारों को महत्व दिया, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और शायद हमारी फैमिली में भी जो है इस प्रकार की स्थितियां थी कि लोग सोचते हैं कि होली, दशहरा, दीपावली पे क्या घर में बनेगा। हमारे यहाँ जो है शायद उसके 2-3 दिन, 4 दिन पहले से जो है ये तैयारी होती थी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी कैसे मनाएंगे। तो वो भावना जो है हमारे अंदर आज भी है, और जब हम 26 जनवरी का अपना आयोजन करते हैं, चाहे हमें अपने ऑफिस में ही, कार्यालय में ही करना पड़े, तो मैं समझता हूं कि आज का ये दिन जो है हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, और उसको उसी रूप में मनाते हैं। और आज हमने अपने कार्यालय में ध्वजारोहण भी किया, लोगों को सम्मानित भी किया, अपने कार्मिकों को सम्मानित किया, कुछ पब्लिक के लोगों को भी मैंने बुलाया, सबके साथ बैठे, सारी चीजें हुई, और फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया। और जो है ये सोच करके मनाते हैं, एक लंबा इतिहास रहा है, और मैं समझता हूं कि आज के दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 1857 से शुरू हुआ कालखंड जो है एक बड़ा लंबा कालखंड रहा, जिसमें हम लोग लड़े। एक 90 वर्ष का कालखंड रहा, 1857 से शुरू होकर के 1947 तक का। 90 वर्षों की निरंतर साधना के पश्चात जो है हमें स्वतंत्रता जो है देखने को मिली थी, और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व की तरह से जो है हम मनाएं। कभी कभी तकलीफ होती है, दुख होता है कि ये हमारे पर्व जो है केवल सरकारी कार्यालयों तक और विद्यालयों तक सीमित होकर के रह गए हैं, ये जन जन तक इसकी पहुंच नहीं हो पाई है। और मैं नहीं समझता कि आज भी गांव का आदमी जो है 15 अगस्त कब है, कैसे बीत गया, इसका क्या महत्व है, 26 जनवरी क्या है, 2 अक्टूबर क्या है, इसको नहीं जानता। इसको जन जन तक पहुंचाने की जो है हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं समझता हूं कि शायद सच्चे अर्थों में जो है हम अगर इसी तरह से जो है 26 जनवरी, 15 अगस्त को मनाएं, तो शायद कुर्बानी देने वाले लोगों के प्रति जो है हमारी सबसे सच्ची और अच्छी श्रद्धांजलि भी यही होगी। क्या बात सर, ओवर टू यू सर, कि जैसे अनिल सर बता रहे थे कि उनके बचपन एक ऐसे चीजों से गुजरा है, उसने सबसे ज्यादा महसूस किया है व्हाट इज इंडिपेंडेंस। सो व्हाट अबाउट यू सर, लाइक यू सॉ इंडिपेंडेंस डे ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड and now being one of the senior most officer from CRPF, you also are part of independence. So how things changed, or is it still the same? So like Anil said, my forefathers belonged to the erstwhile portion of India, which is now Pakistan. और जब ये पार्टीशन का दंश हुआ, तो हमारे जो दादाजी हैं, हमारे जो पिताजी हैं, उनका पूरा परिवार
वो लोग उस वक्त तत्कालीन जो अब जिसको पाकिस्तान कहते हैं वहाँ से माइग्रेट करके भारत आए थे 1947 में। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि जो भी हमारे ज़मीन जायदाद और जो भी हमारा जो कुछ भी था वो सब वहाँ रह गया। तो एक नई जीवन की उन्होंने शुरुआत की, नया संघर्षपूर्ण जीवन, और उसमें जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की, मेहनत की और समाज में अपनी जगह बनाई। तो ये दिन पावन है और हमारे लिए वो जो यादें हैं वो भी इस दिन हम उनको भी याद करते हैं, और भारत की जो स्वतंत्रता है उसका महत्व जो है, क्योंकि हमारे परिवार ने बहुत कुछ झेला था उस वक्त, ये हमारी रगों में हमेशा ये दिन हमारे खून में है और हमारे दिल में है। और इसका जो महत्व है वो हम बचपन से भी आज के दिन जब भी हम कहीं भी ध्वजारोहण होता था उसमें ज़रूर भाग लेते थे बचपन में भी। और जो भी प्रधानमंत्री जब लाल किला से जब भी भाषण देते थे हमारे घर में, मुझे याद है हम लोग टेलीविज़न पे सुबह उठ के शुरू से इसको देखते थे पूरी फैमिली बैठ के, और एक बड़ा गर्व महसूस होता था। उसके बाद जब पुलिस की जॉब में IPS में हम आए 1993 में, तो उसके बाद एज डिस्ट्रिक्ट SP DIG IG के रूप में जहाँ भी पोस्टेड रहे वहाँ बाकायदा भव्य आयोजन होते थे, परेड होती थी। कई परेड्स को हमने खुद भी कमांड किया, और एक बड़ा ही फेस्टिव माहौल रहता था, खासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट्स में जब हम SP थे। तो दिन भर कितने कार्यक्रम होते थे, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे, क्रिकेट मैचेस होते थे, फुटबॉल मैचेस होते थे, और शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। तो पूरा दिन किस तरह बीतता था ये चुटकी भर तो नहीं, लेकिन पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा रहता था। और ये आज क्योंकि अब हम दिल्ली में पदस्थापित हैं यहाँ, तो यहाँ पे भी CRPF हेडक्वार्टर्स में ध्वजारोहण या फिर लाल किले में हमें आमंत्रित किया जाता है प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण सुनने के लिए। तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं यूनिक एक्सपीरियंस होता है, और हर स्वतंत्रता दिवस जो है वो हमारे लिए एक नई ऊर्जा संचारित करता है, और एक नया जोश भरता है हमारी रगों में कि भारत देश की जो है सेवा हमने करनी है। हमने जो ये वर्दी पहनी है इसको भारत देश के नागरिकों की सेवा के लिए हमें पहनाया गया है, और इसको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमने इसको करना है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये 15 अगस्त जो है हमारा 75वां 75th इंडिपेंडेंस डे है, और भारत का अमृत महोत्सव भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें हम भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। साल भर बहुत सारी साइकिल रैली, बैंड डिस्प्लेज और मोटरसाइकिल रैली चारों दिशाओं से CRPF ऑर्गेनाइज कर रही है, और इसमें पूरे देश के नागरिकों को हम शामिल करेंगे, पूरी देश की जनता को इससे जोड़ेंगे। और आज के दिन को हम सबके मानस पटल पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम जनता को इससे जोड़ें। और कल मेरे लिए एक गर्व की अनुभूति थी कि मुझे राष्ट्रपति जी द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किया गया। तो ये मेरे करियर का एक बहुत ही सुनहरा अवसर था, और ये मेडल जो है किसी भी IPS अफसर के लिए बहुत गर्व की बात होती है। और इसलिए ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये मुझे चिरकाल तक याद है। I think, sir, we all are proud of you and congratulations for the award. Now going to Anil sir. सर, आप बचपन में कुछ पल के बारे में बता रहे थे कि आपने जो चीजें महसूस किया इंडिपेंडेंस के वक्त, जो अपने घर परिवार को महसूस किया, बट एक और संघर्ष सबके जिंदगी में वो भी रहा है UPSC क्रैक करना। तो वो संघर्ष कैसा था? देखो, आपको मैं बता दूं
कि मैं बहुत जो है मध्यम वर्गीय परिवार से रहा हूँ, और वही गांव में जो पढ़ना, गांव से अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट किया था, प्राइमरी विद्यालय वही गांव में जहाँ पे होते थे, वहीं से जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया था, और वही टाट पट्टी से जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने जूनियर हाई स्कूल पास किया, फिर हाई स्कूल, और ये जरूर है कि ग्रेजुएशन में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया। हाई स्कूल की स्थिति ऐसी थी कि मैं बहुत ही जो है उस समय बहुत सारी स्थितियां जो है ऐसी नहीं थी, हम लोग जो है कैसे भी जो है पढ़ लेते थे। मैं किसी तरह से 3rd क्लास पास हुआ था अपने समय में। फिर उसके बाद जो है मैं इंटरमीडिएट में जब आया तो 2nd क्लास पास हुआ। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में मैं गया, वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद जो है फिर वहाँ पे 1st क्लास में पास हुआ। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ का बना, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। फिर उसके बाद जो है मैं यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में जो है सम्मिलित हुआ। यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के बाद जो है मेरा सिलेक्शन एक पीपीएस अफसर के रूप में हुआ। यूपीएससी मैंने देना प्रारंभ किया था, और कुछ परिस्थितियां हमारी ऐसी बनी कि एक बार मैं जो है यूपीएससी जो है दिया था, फिर उसके बाद जो है जैसी मेरी परिस्थितियां बनी कि अकस्मात जो है मेरे घर में कि जो हमारे पढ़ाने लिखाने वाले जिसके ऊपर जो है सारा दामोदार था, पिताजी का या माताजी का असामयिक निधन, वो मेरे सामने आया। उसके बाद जो है हमारे ऊपर पूरे परिवार का ही जो है, परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते जो है फिर सबकी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर था। फिर मैं समझता हूँ फिर हमें पीपीएस की नौकरी जो ज्वाइन करनी पड़ी थी, और पीपीएस के बाद ज्वाइन करने के बाद मेरा इंडक्शन जो है 2002 बैच का, मैं आईपीएस अधिकारी हूँ। फिर हमारा इंडक्शन जो है वो पीपीएस जो है आईपीएस में हुआ था। यूपीएससी की केवल एक बार परीक्षा मैंने दिया था, और उसमें सफलता नहीं हासिल कर पाया था। लेकिन इतना जरूर है कि हमें यदि मौका मिला होता, हमारी परिस्थितियां अगर ऐसी नहीं होती, हमारी जो है 2 बहनें थीं जिनको हमें देखना था, हमारा छोटा भाई था जो कि उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। इस कारण में जो है हमारी कुछ परिस्थितियां पारिवारिक ऐसी थी जिसके कारण मैं जो है उसमें सम्मिलित फिर आगे नहीं हो पाया, और यूपीएससी को जो है मैं क्रैक नहीं कर पाया। लेकिन जितना मैं एक 3rd क्लास स्टूडेंट से होते हुए जो है प्रयास करने के बाद मैं विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट भी बना था। यूपीएससी में मैं जो पीसीएस की परीक्षाओं में 6ठे नंबर पे मैं था, और मैं समझता हूं कि शायद हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत, केवल अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पे, और हमें अगर समय मिला होता तो शायद मैं भी जो है यूपीएससी जो है क्रैक किया होता, और आज जो है मैं किसी दूसरे मुकाम पे होता। क्या बात, क्या बात है। सर, कमिंग टू यू, आप बोल रहे थे कि आप जब एसपी थे उस वक्त भी आप एक तरह से चीजों को संभालते थे। नाउ यू आर एन आईजी ऑफिसर इन सीआरपीएफ डिपार्टमेंट है, तो आपको अभी कैसा लगता है कि लाइक जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉ एंड ऑर्डर ये सब संभालते थे एंड इनटू सीआरपीएफ राइट नाउ, चीजें बदल गई कि एक ही चीज है, थोड़ा घुमा फिरा के है? कैसे लगते हैं आपको दोनों में? देखिए, when we get selected into the IPS, basically, you are expected to be the SP of a district, and to manage law and order and prevention of crime, etc. मतलब जिले में चीजें दुरुस्त रहें। बेसिकली आईपीएस अफसर का सिलेक्शन जो है अपने इनिशियल जो नौकरी के करीब 15 साल होते हैं उसमें आप एसपी एसएसपी के रूप में रहते हैं। मुझे लगता है सबसे रोमांचकारी जो किसी भी आईपीएस अफसर के कैरियर में जो पीरियड होता है वो एसपी का पीरियड होता है, बिकॉज आप
यू आर इन चार्ज, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, यू आर हेडिंग अ डिस्ट्रिक्ट। और जो मेरा कार्डर जो मुझे शुरू में मिला था वो बिहार था। तो बिहार में क्राइम फ्रंट पे भी बहुत चैलेंजेस रहते थे, लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे भी बहुत चैलेंजेस रहते थे। और बिहार में मैं 5 डिस्ट्रिक्ट में एसपी रहा टिल द ईयर 2095 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी बिहार में। 93 बैच का मैं आईपीएस अधिकारी। उसके बाद झारखंड बना बिहार से कट के, तो फिर मैं झारखंड गया, वहाँ भी मैं 4 डिस्ट्रिक्ट में एसपी रहा। उसके बाद डीआईजी आईजी में जोन में रहा। तो दोनों जगह थोड़ी चुनौतियां अलग थी। बिहार में इट वॉज मोस्टली क्राइम कंट्रोल, किडनैपिंग बहुत होती थी, एक्सटॉर्शन बहुत होता था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहती थी। पॉलिटिकली लोग वहाँ बहुत अवेयर हैं और पॉलिटिकल माहौल भी वहाँ काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में रहता था। तो एक जो लर्निंग वहाँ हुई वो अपने आप में एक अच्छी लर्निंग हुई। उसके बाद झारखंड आए तो लगातार नक्सल डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोस्टिंग हुई। वहाँ माओवाद की चुनौती से हम लोग लड़े। और झारखंड में भी क्योंकि बिहार से कट के बना था, तो कुछ शहरों में, फॉर एग्जांपल बोकारो में जहाँ मैं एसपी था, या हजारीबाग में मैं डीआईजी था, तो वहाँ इस तरह की चुनौतियाँ, नक्सल के अलावा क्राइम की, एक्सटॉर्शन की, किडनैपिंग की, इस तरह की चुनौतियों से हम लोग लड़े। तो लेकिन एक मैंने हमेशा कोशिश की कि जो जनता है उसको, बिकॉज एंड ऑफ द डे you are there to serve the people and win over their confidence. So whenever you are posted as an officer in the district, it is imperative that you win the confidence of the public, take them along in that journey. क्योंकि हमारे जो संसाधन हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं। और अगर आप जनता को अपने साथ लेके चलते हैं तो वो एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, वो दे बिकम योर आईज एंड ईयर्स। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मैं जनता का कॉन्फिडेंस, विश्वास हासिल करूं और उनको साथ लेके चलूं। तो मैंने कई नई स्कीम, पुलिस मित्र की एक स्कीम मैंने रांची में जब एसएसपी था वहां चलाई, जिसमें जनता को हमने पुलिस मित्र के रूप में अपने साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए उसको प्रेरित किया। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं। फिर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे मैं आया ईयर 2016 और सीआरपीएफ में जब मैं रहा, तो यहाँ पे बेसिकली सीआरपीएफ जो है वो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो देश के जो टफेस्ट थिएटर्स हैं, जम्मू कश्मीर में पूरी श्रीनगर जो वैली है, JNK है, फिर जितना माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, जो सेंट्रल इंडिया है, और जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ भी हमारा डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा हमारा जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो लॉ एंड ऑर्डर में और कम्युनल सिचुएशन से डील करता है। हमारा कोबरा फोर्स है जो एंटी नक्सल वॉरफेयर में स्पेशलाइज करता है। इलेक्शंस के लिए हम नोडल फोर्स हैं। तो इस तरह के लगातार डे टू डे अगर आप चुनौतियों की बात करें तो सीआरपीएफ जो है वही एक ऐसा बल है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व जो है वो बखूबी हम लोग निभा रहे हैं टफेस्ट थिएटर्स में। और भारत सरकार में मुझे कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, जैसे भारत के भी एक ट्रस्ट है गृह मंत्रालय का, जिसमें कि जो शहीद परिवार हैं उनको जनता द्वारा डोनेट करने का एक पोर्टल बनाया गया है, तो उसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी। तो इस तरह की जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, इससे जो मुझे यहाँ एक्सपीरियंस हासिल हुआ है वो बहुत ही उच्च दर्जे का एक्सपीरियंस है भारत सरकार में काम करने का। तो दोनों कुल मिला के बहुत अच्छा तजुर्बा मुझे हासिल हुआ। यस सर। अनिल सर, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक बहुत बड़ा मौका मिला हमें आप दोनों जैसे इतने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बात करने के लिए। तो बीइंग वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, आपको जब कुछ काम करना होता है ना, लाइक जैसे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना हो या कोई भी चीज हो, एक बहुत बड़े रोल प्ले करता है, वो है लीडरशिप की। तो आप कैसे
कैसे आगे चुनते हो कि इसको अगर ये वाले काम देंगे तो ही विल मेक इट प्रॉपर? तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो आप कैसे बताना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स ऑफिसर्स होना चाहते हैं आगे जाके? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है लीडरशिप क्वालिटी ये है कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं हम्म, उनमें सबसे पहले हमें ये भावना जो है भरनी चाहिए कि हम पुलिस फोर्स में नहीं हैं, हम पुलिस सेवा में हैं। फोर्स और सर्विस में बड़ा अंतर है। जब हम सेवा की बात करते हैं, सर्विस की बात करते हैं, तो वहां पे जो है संभावनाएं कम हो जाती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। कभी कभी परिस्थितियां होती हैं, उत्पन्न भी होती हैं, उनका सामना भी हम करते हैं और दूसरे कारणों से पैदा होती हैं। जैसे कभी बिजली की मांग को लेकर के जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो, कभी तात्कालिक अन्य सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके कारण जो है जनता सड़क पे उतर जाती है। हमें उन्हें जो है विश्वास में लेना होता है। और जैसा भाटिया सर ने बताया कि जनता का विश्वास अगर हमारे में है, हमारे गांव-गांव में लोग हैं, हमारा जो है पीआर सिस्टम इतना अच्छा हो कि पूरा चलना रहे। जैसे हमारे थाना प्रभारी हों जिनके पास जो है गांव के जो है हर गांव के लोगों की लिस्ट हो, 10-20 लोगों की, ऐसी जो है लिस्टें जो है हमारे पास रहती हैं, उनसे हम संपर्क में रहते हैं। उनसे समय समय पे बिना कारण भी जो है फोन करके उनका हाल चाल पूछ लेते हैं। उनको कभी हमने चाय पे बुला लिया और उसमें सभी संपर्क के लोग होते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो तब, कोई व्यापारी हो तब, कोई मालूम हुआ कि और जो है विभिन्न मंचों के लोग जो है होते हैं, उनको सभी को हम जो है अपने से जोड़ते हैं। और मैं समझता हूं कि जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो मैं तो यही करता रहा हूं कि जब मैं अपने यहां से अगर कभी उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए निकलता हूं तो उससे पहले जो है मैं 10 लोग जो है कम से कम ऐसे जो है चुन करके कहता हूं कि वो हमसे पहले उस मौके पे पहुंचे, उस मौके पे हमसे पहले वो पहुंचे और फिर जो है जब मैं अपनी बात कहूं तो उसका वो समर्थन करें। और ऐसी स्थितियां होती हैं, पहले शुरू में जो है हो सकता है कि 10 मिनट जो है वो हमारा विरोध करें, लेकिन फिर हमारे समर्थन में वो आते हैं। तो हमें यह कि अगर जनता का विश्वास हमने जीता है, हम अपने कार्यों से जनता का विश्वास अगर जीत चुके हैं, तो फिर हमारे आश्वासन पे जनता जो है विश्वास भी करती है। वहां की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को जो है समाप्त करने में भी जो है हमें सहायता मिलती है। और यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां पे मैं समझता हूं कि समय समय पर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है हमेशा उत्पन्न होती हैं और इन परिस्थितियों से हम जूझते भी रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर जहां पे प्रॉब्लम होती है वहां पे भी मैं हमेशा अपने अधीनस्थ से यही कहता हूं कि इस चीज ऐसा बर्ताव हमें जो है सामने वाले लोगों से करना है, ये मान करके ये जनता है, अपराधी नहीं है, ये अपनी मांग किसी मांग को लेकर के मेरे सामने आए हैं। और असली अगर देखा जाए तो हम इन्हीं के सेवक हैं। तो कभी भी ऐसा जो है हम फोर्स वाला अपना रूप न अख्तियार करें जिससे कोई जनहानि हो जाए। अगर कभी हमें बल भी प्रयोग करना हो तो बल प्रयोग हमारा कमर के नीचे होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को सांघातिक चोटें, गंभीर चोटें ना आने पाए। ये चीज हमेशा हमारे जेहन में होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें एक पत्थर लगा हम जो है पूरी तरह से जो है टूट पड़े। अगर ये सेवा भाव हमारे अंदर है वहां पे भी, तो मैं समझता हूं कि समस्याएं भी कम पैदा होंगी। अगर पैदा होती हैं तो उनका समाधान भी होगा। क्या बात, अगर इस भाव से हम काम करते हैं तो। ये बहुत, आई थिंक ये आगे जाके जितने भी ऑफिसर या एस्पिरेंट्स हैं उनको एक हेल्प मिलेगी, क्योंकि लीडरशिप बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कमिंग टू यू भाटिया सर कि जैसे सर अभी प्रिपरेशंस करते हैं, सर आपको आवाज आ रहा है मेरे? हाँ, आई कैन हियर यू। ओके,
ओके नहीं, कैन पीछे यू एक हियर मी? बैकग्राउंड आवाज, आई कैन हियर यू, बट एक बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, इसीलिए पूछा मैंने। अच्छा, कोई और मोबाइल चल रहा है क्या सर, मतलब कुछ और चल रहा है डिवाइस आपके आसपास, तो शायद उसके आवाज आ रहा होगा। नहीं, आई थिंक ओके ओके। मेरा तो मोबाइल तो नहीं चल रहा है। ठीक है। तो सर आपको ये पूछना था मेरा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अभी हम लोग तैयार अभी करते ही। हाँ यस सर। मैं ना लीडरशिप का आपका सवाल था, तो हाँ हाँ सर। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। पहली चीज ये है कि एज अ लीडर यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, इन द सेंस कि अगर आप अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे अगर आप कोई भी काम की अपेक्षा रखते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि आप उस काम को स्वयं करके दिखाने के लायक होने चाहिए। सो द द पॉइंट ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कि आप जो है उनको, अगर उनसे मान लीजिए कोई काम को अंजाम देने में किसी तरह की कोई त्रुटि होती है जो कि डिलिबरेट ना हो या जिसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन ना हो। कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है वीम? आई होप माय साउंड इज क्लियर। No, your sound is clear. I think there's a problem for Anil sir. Can you hear us? Yes, आ रही आवाज सही आ रही है। I think I. ओके, सो आई हाँ, तो Yes sir, please continue. तो अगर आपके अधीनस्थ अधिकारियों को बोनाफाइड काम करने में किसी तरह के उनके द्वारा कोई गलती होती है, तो आपको, अगर वो उसमें कोई इल इंटेंशन ना हो और कोई उसमें मॉरल टर्पिट्यूड या इस तरह की चीजें ना हो, तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका पक्ष जरूर सुने और उनको जरूर आप न्याय दें, क्योंकि जोखिम भरा काम है, रिस्क बहुत लेते हैं लोग, उसमें कभी कभी कोई किसी तरह की ऊंच नीच होती है, तो उसमें उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बैक करना, ये बहुत जरूरी है फॉर अ ट्रू लीडर। और तीसरी जो चीज है कि यू हैव टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ योर मैन, वेलफेयर ऑफ योर मैन, वेलफेयर ऑफ देयर फैमिलीज। उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, और उनके वेलफेयर का आप पूरा ध्यान रखेंगे तो वो आपके लिए जी जान से काम करेंगे। और एक्सेसिबल आपको जरूर होना चाहिए। कई सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीजों का आभास नहीं होता या पता नहीं लगता है। तो ये जो मैं अपने तजुर्बे से जो 3-4 चीजें लीडरशिप के बारे में मैंने कहा कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं जरूर बताऊं कि ये मैं अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से मैंने देखा है कि कहीं भी अगर आप इन 3-4 चीजों का ध्यान रखें तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो जरूर इन बातों को सराहते हैं और दे लुक अप टू यू एज अ ट्रू लीडर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आप दोनों से ही पूछूंगा एक एक करके। वो ये है कि जो आज के जमाने में जो भी एस्पिरेंट अपने आप को तैयार कर रहा है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, आज डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया के वजह से हेल्प तो जरूर होता है, बट डिस्ट्रैक्शन के लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया कि लाइक हमने यूट्यूब खोल लिया या कुछ खोल लिया कि कुछ पर्टिकुलर चीज देखने के लिए, और आधा घंटा हमने वेस्ट कर दिया कुछ और देख के। सो आपके टाइम में डिस्ट्रैक्शंस तो जरूर थे, तो आप लोग कैसे हैंडल करते थे? ओवर टू यू अनिल सर फर्स्ट। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया, हमें करना भी चाहिए ऐसा ही। जो मैं अपना सोचता हूँ कि मैं पढ़ने में बहुत खराब स्टूडेंट भी रहा हूँ और बहुत अच्छा भी रहा हूँ, और मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि आदमी जो चाहे वो कर सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो चाहे वो कर सकता है। और निश्चित रूप से मानिए, मैं भी अपने पे अभी भी मतलब विश्वास रखता हूँ कि उस समय शायद परिस्थितियां मेरे अनुकूल रही होती, प्रतिकूल नहीं हुई होती इतनी, तो शायद मैं भी जो है यूपीएससी जो है क्रैक किया होता। इसके लिए केवल एक ही सबसे बड़ी शर्त है, वो है
कि हमें अपनी साधना करनी पड़ेगी, और साधना केवल पढ़ाई की साधना, और उसके लिए आवश्यक है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, हमें ये नहीं है, यहाँ व्यवस्था ये नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, ये जो है मैं समझता हूँ कि कोई चीज बने नहीं रखती। आज सारी चीजें नेट पे उपलब्ध है, हम चाहें तो सब कुछ जो है पा सकते हैं। एक समय था जबकि जो है ये उपलब्धता नहीं थी, लेकिन हमें उससे कुछ चीजों से दूर रहना पड़ेगा। जैसे अपने मोबाइल से हमें जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हटाना होगा, व्हाट्सएप को हटाना होगा, फॉर्म से हमें हटना होगा, ये चीज फेसबुक से हमें जो है हटना होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर स्टूडेंट्स ने ये सोच लिया कि हमें 4 बरस 5 बरस केवल प्रतिदिन और कुछ नहीं 8 घंटे अपनी पढ़ाई की साधना में लगाना है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जो है सफलता उसके कदम चूमेगी। और केवल लेकिन यह है कि वो कार्य जो है रेगुलर होना चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो है सप्ताह में मालूम हुआ कि 2 दिन तो खूब जो है अध्ययन पे समय दे रहे हैं, बाकी समय जो है हम नहीं दे रहे हैं। तो हमें अपना दृढ़ निश्चय जो खुद ही करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हमें धैर्य भी रखना होगा, संयम भी रखना होगा, हमारी लगन भी होनी चाहिए, हमारी निष्ठा भी होनी चाहिए, और लक्ष्य की तरफ जो है जैसे अर्जुन की तरह से जो है हमेशा जो है चिड़िया की आंख पे ही जो है अगर आपकी जो है आपका वो लक्ष्य जो है दिखाई देता रहेगा तो आप दूसरे कामों में नहीं लगेंगे। और यदि 4-5 वर्ष आपने दे दिया तो उसका मल्टीप्लाई जो है 10 कर लीजिए। मैं कहता हूं कि 5 वर्ष दिया तो आपके जो है अगले 50 वर्ष जो है बहुत अच्छे गुजरेंगे। और यदि वो 4 वर्ष 5 वर्ष आपने जो है अपना दोस्तों के साथ केवल घूमने में बिता दिया, केवल मोबाइल पे जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सारी चीजों पे बिता दिया, सोशल मीडिया पे ही अपना समय जो है सारा का सारा आपने गंवा दिया, तो फिर अगले 50 वर्ष जो है वो अच्छे नहीं होने हैं। जिस लक्ष्य को हम लेकर के गए हैं, बच्चे जो है दिल्ली जाते हैं, वहां पे जो है ज्वाइन करते हैं, तमाम कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन अगर जो है वास्तव में वो पूरे तन मन से अगर अपनी 8 घंटे का समय उन्होंने दे दिया, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, मैं नहीं समझता कि सफलता से कहीं वो दूर रहेंगे। यही एक मंत्र है पढ़ने का, सफलता अर्जित करने का, और कोई दूसरा मंत्र ही नहीं है। सर आपका? तो मैं अपनी जर्नी की भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। इनफैक्ट मेरे फादर जो हैं वो इनकम टैक्स में सिलेक्ट हुए थे, IRS ऑफिसर थे वो 1964 बैच के। और हमारे जो परिवार हैं उसमें एक माहौल था कि सिविल सर्विसेज क्योंकि हमने नजदीक से देखा था, तो हम अपनी प्रेरणा जो है वो अपने पिताजी से लेते थे। और उनका जिस तरह उन्होंने नौकरी की और जिस तरह उन्होंने इज्जत कमाई, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थे और उनसे हमने अपनी प्रेरणा लेना शुरू किया। तो सबसे पहले तो ये करियर चॉइस है और हर आदमी के सबसे पहले यू शुड बी कन्विंस्ड योरसेल्फ दैट यू वांट टू डू दिस। अगर आप डावाडोल हैं तो ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें अगर आपके मन में 1% भी डाउट है तो सबसे पहले तो उस डाउट को आपको अपने मन से निकालना होगा। आपको ये विश्वास दिलाना होगा अपने आप को कि मेरे में वो सारी बातें हैं जो मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। तो दैट इज द करेज ऑफ कन्विक्शन विद विच यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नाउ वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जिसको कहते हैं सिंगल माइंडेड फोकस एंड डेडिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू शट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। हमारे टाइम में सोशल मीडिया का इतना प्रकोप, मैं कहूंगा प्रकोप शब्द का यूज करूंगा, इतना प्रकोप नहीं था। सोशल मीडिया ना के बराबर था। मोबाइल फोन जो है वो जस्ट
शुरुआती दौर में था, तो उस तरह के कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। परंतु क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैंने तैयारी की और कैंपस में हॉस्टल में एक बड़ा अच्छा ग्रुप हमारा था जो हम लोग मिलजुल के तैयारी करते थे। तो आई थिंक इफ यू हैव अ ग्रुप एंड यू आर प्रिपेयरिंग इन अ ग्रुप, तो एक दूसरे से आप डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से आप प्रेरणा लेते हैं और एक हेल्दी सेंस ऑफ कंपटीशन रहता है। तो अगर आपका ग्रुप बढ़िया हो, कोचिंग तो खैर मैटर करती ही है। कोचिंग करने के बाद 99% आपकी अपनी मेहनत है, कितना आपने वाइड स्टडीज की हैं, कितने आपने जो है अपने सब्जेक्ट की डेप्थ में घुसे हैं। तो हमारे टाइम में दो ऑप्शनल पेपर्स होते थे और जनरल स्टडीज तो होता ही था। अब जो है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कुछ परिवर्तन आया है। अब 6 पेपर्स हो गए हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है, 6 कंपलसरी पेपर्स हो गए हैं। प्रीलिम्स और मेंस का अभी भी सेटअप है। तो चुनौतीपूर्ण ये सफर हमेशा रहा है और आज भी मैं कहूंगा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये देश की प्रीमियर परीक्षा है और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहता है। अगर आप मेरिटोरियस हैं, आपने मेहनत की, एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म किया, तो देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग इन द एग्जाम। तो युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मन पक्का करें, दृढ़ निश्चय करें, बी सेल्फ डिसिप्लिन। कई बार ऐसा होता है कि आप दोस्ती यारी में डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया के चक्कर में आप अपना समय जो है उसको व्यर्थ करते हैं। तो इन सब चीजों से बचना होगा और जो भी आपकी तैयारी है उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, चीजों को प्रायोरिटाइज करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और एक डेली रूटीन बनाएं। तो जो डेली रूटीन है उसमें आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज का भी जगह रखें, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ जगह रखें, कुछ टाइम रखें। पढ़ाई लिखाई में जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, जो वीक पॉइंट्स हैं उनको कैसे एड्रेस करना है, तो इन सब चीजों पे ध्यान दें। और अगर ग्रुप में प्रिपेयर करें तो अति उत्तम है, उससे आपको कभी एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होगा तो वो भी प्राप्त होगा। और मिलजुल के जो है डिवीजन ऑफ वर्क भी कर सकते हैं, एक दूसरे को समझाने बुझाने के लिए भी एक ग्रुप का बैकअप रहता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच आप दोनों को सर, और हम ये प्रोग्राम यहीं पे ही आज एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा एंड आप दोनों ने जो भी चीज बताया, आई थिंक आगे जाके हमारे सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू मेरी तरफ से आपको, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बाय।